Welcome to another episode of Children Plus Connects. Children Plus Connects with Ms. Ria Mohanty. Ms. Ria is an RCI registered clinical psychologist as well as a visiting faculty at one of the topmost universities in the Delhi NCR region. Thank you for being with us, Ria. हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म को सिर्फ ऑटिज्म तो नहीं कहते हैं, इसके मतलब इसको फुल फॉर्म में हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शॉर्ट फॉर्म में एएसडी है। अब स्पेक्ट्रम क्यों? बिकॉज इट encompasses a wide range of challenges and strength which can vary from person to person or child to child. So it's a neurological condition which impacts onto the social interaction of the child, the behavior and the communication. ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा किसी बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। तो क्या आप हमको किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे प्राइम सिम्पटम्स हैं जिसको हम आराम से देख के बता सकते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट उनका लगातार नहीं रहता है, मतलब कैन नॉट मेंटेन अ प्रॉपर आई कांटेक्ट। इवन इफ यू स्माइल एट देम दे वोंट बी स्माइलिंग बैक एट यू, मतलब सोशल जो डेफिसिट्स हैं वो सारी चीजें रहेंगे, एक इंटरेक्शन को वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। इन जनरल पेरेंट्स का ये कंसर्न आता है कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट बाकी बच्चों से उतना ज़्यादा उसका कम्युनिकेशन या फिर उसके स्पीच में डिले नज़र आती है। इसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा सेंसरी कंसर्न्स भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया कि भीड़-भड़ाके के इलाके में बहुत दिक्कत आती है मिक्सी की आवाज़ से या फिर कुकर की सीटी से वो कानों को ढक लेते हैं अपने हाथों से। सो ये कंसर्न्स नज़र आते हैं। बाकी बच्चों के साथ वो खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं। एक सोशल जो इंटरेक्शन है या बाकी बच्चों के साथ भले ही बच्चा बात ना करे बट एक इंटरेक्शन जो बनाने की कोशिश करता है वो बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे कुछ प्राइम जो सिम्पटम्स हैं वो दिखते हैं। सो रिया ये बताइए दैट हाउ इज ऑटिज्म डायग्नोज्ड एंड व्हाट असेसमेंट टूल्स आर कॉमनली यूज्ड? So commonly used tools are ESA, and which is a uptake version from CAS, that is Childhood Autism Rating Scale. So इसके अलावा है MCHAT, which is used from 16 month to 30 month के बच्चों में यूज होता है, मतलब एकदम ही बचपन से भी हम देख सकते हैं इस चीज को। 3 ईयर ऑनवर्ड्स तो ईसा यूज होता ही है। सो इसमें 40 आइटम्स रहते हैं एंड बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू रहता है पेरेंट्स के साथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट clinical observation of the clinical psychologist towards the kid is there. So अच्छे से देख के then over the 2 session or 1 session we complete this. तो आप कह रहे हैं कि हम सवा साल के अप्रॉक्सीमेटली 16 महीने का जब बच्चा हो तब से हम ऑटिज्म का एक तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं। Exactly, via MCHAT, yes, and 2 years onwards via CARS or ESA we can do that. तो ये डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही होता है या किसी पीडियाट्रिशियन के पास भी हो जाता है? नहीं, सो न्यूरोपेडियाट्रिशियन बेसिकली इस चीज़ का मेडिकेशन देते हैं फॉर ऑटिज्म, एंड जो असेसमेंट होता है कि कौन से सीवियरिटी स्केल पे है, माइल्ड ऑटिज्म या मॉडरेट या सीवियर, सो ये इस चीज़ के लिए इसका असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करती हैं। So what intervention and therapies are available for individuals with autism and how effective are they? सो ऑटिज्म के जब असेसमेंट हो जाए उसके सिवियरिटी के बेसिस पे जो स्पेशल नीड जो टीम होती है उसमें रहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एडुकेटर्स एंड एबीए थेरेपिस्ट। सो ये सबका एक टीम बनता है बेसिकली। सो या जैसे सेंसरी कंसर्न्स हो गए, कमांड फॉलोइंग नहीं रहता है बच्चों में, सो उस चीज़ के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज द वन। स्पीच के कंसर्न के लिए स्पीच थेरेपिस्ट इज देयर। इसके अलावा जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, एबीए जो करते हैं, वो सारे बिहेवियर जो कंसर्न्स होते हैं बच्चों के, वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। और स्पेशल एडुकेटर्स जैसे 3 या 4 इयर्स जो नॉर्मल जो एक एज एप्रोप्रिएट बच्चा जिस हिसाब से सीखता है क्लास में कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सो ये चीज़ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है एक बच्चा जिसको ऑटिज़्म है। सो इसके लिए थोड़ा स्पेशल तरीके से उनको सिखाया जाता है, सो व्हिच इज़ व्हाई स्पेशल एडुकेटर प्लेज़ अ मेजर रोल हियर। जिन बच्चों को ऑटिज्म डिटेक्ट किया जाता है उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगी उनके लिए कि ये जो कंसर्न्स हैं, इनको पहले अच्छे से भली-भाँति समझ लें कि कितना ठीक हो पाता है, कितना ठीक नहीं हो पाता है, क्या है ये कंसर्न, डेवलप क्यों हुआ है और क्यों होता है ये। इस चीज़ को जितना विस्तार रूप से आप समझ जाएँगे, उतना वो कंसर्न कम लगेगा। जैसे
कोई भी चीज़ जो हमको पता ना हो, उस चीज़ के लिए हमको डर ही लगेगा। जैसे हमको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस पता लगेंगी, ज जैसे ज़्यादा अवेयर हो जाता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को लेके, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, किसी को अगर हम सुनते हैं कि हाँ, आपको ब्लड प्रेशर अभी मेरे को ना ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा हाई चल रहा है, आजकल लो चल रहा है। इस चीज़ को बड़े नॉर्मली हम ले लेते हैं, हालाँकि कंसर्न वो भी उतना ही है। बट इसी चीज़ को अगर हम कहें कि माइल्ड ऑटिज़्म है, तो ये चीज़ हमको ज़्यादा कंसर्निंग लगती है कि अरे बच्चा तो अब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। जितना हम ओके रहेंगे इस चीज़ को लेके, उतना बेहतर हम उस बच्चे को हेल्प कर पाएँगे। उसकी सारी क्योंकि उसका एक द उसकी पूरे दिनचर्या में जो भी उसका डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, क्योंकि आपको ओटी के पास लेके जाना है, इसको प्ले स्कूल में भी डालना है, आपको स्पेशल एड के पास भी लेके जाना है, देन ये सारे कंसर्न आप बहुत ज़्यादा परेशानी में ये सारी सारी चीज़ें करेंगे तो पूरा एक होलिस्टिक जो बदलाव है वो नहीं ला पाएँगे। आप जितना परेशान होके करेंगे, वो परेशानी बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो इस चीज़ को जितना आप समझेंगे और बेहतर खुशी के तौर पे थोड़ा समझते हुए अगर आप करेंगे, तो आप बेहतर हेल्प कर पाएँगे अपने आप को भी और बच्चे को भी। So, in other words, can I say that acceptance is the key to this? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा तो आपकी अपनी रोज़मर्रा की जितनी भी आपकी जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है, आपका काम-काज सब चीज़ में अफ़ेक्ट होएगा। तो इससे बेहतर है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें भी बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज़ आपका जो मतलब इस पूरी चीज़ को जो डिमिस्टिफ़ाई करना होता है कि क्या है ये कंसर्न, जो साइको एजुकेशन है पूरे ऑटिज़्म का, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूरे अच्छे से करते हैं। सो व्हिच इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट इवन आफ्टर द असेसमेंट हैज़ बीन डन, अगर आप और कुछ सेशंस के लिए आ पाएँ और बेहतर तरीके से समझने के लिए इवन स्पेशल एजुकेटर्स या जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो भी लगातार सेशन के बाद आपको इस चीज़ में अपडेट करते रहते हैं और आपको इस बारे में साइको एडुकेट करते रहते हैं। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बेटर। एक और चीज़ समझाइए कि जो ये स्पीच थेरेपिस्ट की आप बात कर रही हैं और स्पेशल एजुकेटर्स की बात कर रही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात कर रही हैं, तो ये भी क्या रजिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ होता है या कहीं से भी कोई हम ढूँढ लें कुछ कोई जिसकी स्पीच अच्छी हो वो हमारे बच्चे को सिखा दे ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये चीज़ तो नहीं होता बिकॉज़ टेक्निकैलिटी होती है, हर चीज़ का प्रोफेशनलिज़्म है। सो आरसीआई रजिस्टर्ड अगेन, सो स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेशन में भी आरसीआई रजिस्ट्रेशन है। सो ये लोग इन लोगों को ट्रेन किया जाता है, ये स्टूडेंट ये जो डिग्रीज़ जो चल रही हैं, ये इसमें ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। बिना ट्रेनिंग के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आज ट्रेन्ड नहीं हूँ, तो मैं क्लिनिकली ऑब्ज़र्व करके किसी को बोल भी नहीं पाऊँगी, ये कंसर्न्स है। या फिर एक सर्जन अगर क्लिनिकली ट्रेन्ड नहीं हो, तो वो सर्जरी नहीं कर सकता है। तो सिमिलरली हर चीज़ की बारीकी को हमको समझना है यानी इतने ही डिटेल में काम करना रहता है। तो जो बच्चा जिसको ऑटिज़्म डिटेक्ट हुआ है, वो बच्चा क्या एक जो एज एप्रोप्रिएट आप बच्चे कह रही हैं, उसके साथ में क्या वो साथ-साथ पढ़ सकते हैं दोनों एक ही क्लासरूम के अंदर? डिपेंड करता है ऑन टू द सिवियरिटी एंड जैसे माइल्ड ऑटिज्म में तो हम कहते ही हैं कि आप इंक्लूसिव सेटिंग में ही रखेंगे बिकॉज बच्चा अपने सोशल से भी सीखता रहता है। इसमें हम पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन ज़्यादा रखें। भले ही बच्चा अभी नहीं बोल पा रहा है, आपके सारे इंस्ट्रक्शन को कैच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको उस चीज़ से आप एक्सपोज ही नहीं करेंगे, आप उसका नाम ही नहीं पुकारेंगे जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट रिप्लाइंग टू यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नाम बोलना बंद कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें आप करेंगे। सिमिलरली आपको एक इंक्लूसिव सेटिंग में एक एज एप्रोप्रिएट ग्रुप के साथ आपको उसको रखना है। जैसे शाम को आप खेलने के लिए लेके जाएँगे नीचे, ठीक है? जहाँ पे भी आपका पार्क है वगैरह वहाँ पे जाना है सो दैट उसका वो इंटरेक्शन बढ़े। वो जो पर्दा जो लगा हुआ है उसको हमको धीरे-धीरे हटाना भी होता है। सो इस प्रोसेस के लिए एक इंक्लूसिव सेटिंग में हम कहते ही हैं। बाकी जो मॉडरेट या फिर सीवियर ऑटिज़्म की अगर मैं बात करूँ, इनके लिए जो स्पेशल स्कूल्स हैं, वहाँ पे जैसे-जैसे इनकी जो सिविरिटी है ऑफ द सिम्पटम्स जैसे ही वो थोड़ा कम होने लगे, तो हम ट्रांसफर करते हैं उन्हें टू द एज एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्कूलिंग सो दैट वो वहाँ पे जाके वो बेहतर उनमें ढल पाए। सो ये रहता है। आप जो स्कूल्स, कम्युनिटीज़ हैं उनको ऑल इंक्लूसिव बनाने के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मेरा तो इसमें बहुत ही पॉज़िटिव ख़्याल है बिकॉज़ ये होना चाहिए। मतलब इस चीज़ में जितना इंक्लूसिविटी जितनी बढ़े इस चीज़ की, उतना बेहतर। बिकॉज़ इस चीज़ में ऑटिज़्म में हेल्प भी होता है बिकॉज़ दे कैन लर्न वो एटलीस्ट जो-जो चीज़ उनको इम्पोर्टेंट लगती है। तो ऑटिज़्म में ये रहता है कि व्हिचएवर थिंग दे फील दैट दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दे विल पिक अप ऑन टू दैट। ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा बहुत ईज़िली एक मतलब फ़ोन से वो पर्टिकुलर चीज़ सीख गया या दिस इज़ अ पैरट, दिस इज़ एन एप्पल।
बट जब एप्पल अगर यहाँ पे रखा रहे, हम आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो उस चीज में जो उनको इंटरेस्ट जहाँ पे लगेगा वो उसी चीज को कैच करते हैं। तो बेसिक है कि आप उनको जितना ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में रखेंगे, जितना उस एनवायरनमेंट में रखेंगे, एज अप्रोप्रिएट ही सही, तो वहां से उतनी चीजें, वो थोड़ी बहुत चीजें तो कैच करना शुरू करेगा, दैट इज हाउ थिंग्स विल इम्प्रूव। थैंक यू सो मच रिया, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और हमको ऑटिज्म के बारे में और अवगत कराने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को ऑटिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज ज़्यादा मिली होगी। और हम ये बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को उनको लगता है कि ऑटिज्म है, तो घबराएं नहीं, पहले अपने पीडियाट्रिशियन से मिल लीजिए, किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, स्पेशली जिनके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन हो, और उनसे बात करिए। ऑटिज्म के बारे में समझिए, इससे डरिए मत, इससे घबराइए मत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।